नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। पिछले व्याख्यान में हमने प्लेटो के सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करने की कोशिश की। अब हम उन्हीं सब सिद्धांतों की बारी बारी से व्याख्या करेंगे, थोड़ी विस्तृत व्याख्या करेंगे। उन्हीं सिद्धांतों में जो प्लेटो का पहला सिद्धांत है वह है न्याय सिद्धांत। या यूँ कह दीजिए कि प्लेटो के चिंतन का, प्लेटो के विचारों का मुख्य आधार ही न्याय सिद्धांत है। प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक न्याय से संबंधित उनकी सर्वोत्तम रचना है। प्लेटो ने इससे पूर्व प्रचलित न्याय के सिद्धांतों को अव्यवहारिक एवं अप्रासंगिक बताकर उनका खंडन किया। यानी जो सोफिस्ट विचारकों के जो न्याय सिद्धांत संबंधी विचार प्रचलित थे तात्कालीन समाज में, उन सब का प्लेटो ने तार्किक रूप से खंडन किया। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को कानूनी नहीं मानकर नैतिक और लौकिक अधिक मानता है। अर्थात उनके न्याय सिद्धांत से तात्पर्य है कर्तव्य पालन से, और कर्तव्य पालन के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग प्रकार के कार्य विभाजन के सिद्धांत बताए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, अब इन विशेषताओं की हम बारी बारी से बात करेंगे। मानवीय आत्मा के गुणों पर आधारित, सबसे पहले तो मानवीय आत्मा के गुणों पर आधारित। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में या प्रत्येक मानवीय आत्मा में 3 गुण प्रमुखतया होते हैं। एक ज्ञान, दूसरा साहस और तीसरा तृष्णा। उन्हीं 3 गुणों में से प्रत्येक व्यक्ति में किसी एक गुण की प्रधानता होती है। किसी में साहस अधिक होगा, किसी में ज्ञान अधिक होगा, तो किसी में तृष्णा की भावना अधिक होगी। और जिस व्यक्ति में, जिस वर्ग में जिस गुण की प्रधानता अधिक होगी, उस वर्ग की पहचान उसी गुण के आधार पर उसी वर्ग के तहत की जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी में ज्ञान तत्व की प्रधानता अधिक है तो वह दार्शनिक वर्ग में जाएगा। किसी में साहस तत्व की प्रधानता अधिक है तो वह सैनिक वर्ग में जाएगा। और यदि किसी में तृष्णा तत्व की अधिक प्रधानता है तो वह उत्पादक वर्ग में जाएगा। दूसरा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता से संबंधित है। नैतिकता का तात्पर्य है कि यहाँ किसी भी प्रकार से छल कपट, राग द्वेष, घृणा, ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। यानी प्रत्येक कार्य राज्य हित में, समाज हित में और अपने स्व के व्यक्तित्व विकास के लिए किया जाएगा, और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना किया जाएगा। वर्ग विभाजन का सिद्धांत, ये तीसरा बिंदु है, वर्ग विभाजन का सिद्धांत। मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटो ने 3 तत्वों के आधार पर, यानी ज्ञान, साहस और तृष्णा, इन 3 तत्वों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। जो समाज के मुख्यतः 3 वर्ग हैं। जिन लोगों में ज्ञान तत्व की प्रधानता अधिक है वे दार्शनिक राजा यानी मुख्य संरक्षक वर्ग में जाएंगे। जिन लोगों में साहस तत्व की प्रधानता अधिक है वे सैनिक वर्ग में जाएंगे। और जिन लोगों में तृष्णा तत्व की प्रधानता अधिक है वे उत्पादक वर्ग में माने जाएंगे। और इन तीनों का उन्होंने अलग अलग कार्य विभाजन किया है कि दार्शनिक राजा का काम होगा शासन करना, सैनिकों का काम होगा राज्य की सुरक्षा करना, और उत्पादक वर्ग का काम होगा इन दोनों संरक्षक वर्गों की सेवा करना और कृषि एवं पशुपालन का कार्य करना। ये मुख्यतः इनका काम बताया है। और इसी से जुड़ा है कर्तव्य पालन से संबंधित। और प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कार्य को अपने निर्धारित समय में पूरा करेगा, और प्रत्येक वर्ग कार्य करते समय एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो
प्लेटो इस सिद्धांत के माध्यम से न्याय की स्थापना करना चाहता है। और ये बात आधुनिक समय में भी देखी जा सकती है कि जब मैं मेरा निर्धारित काम मैं करूं या सामने वाले व्यक्ति का निर्धारित काम वो करे, यानी सब लोग अपना अपना निर्धारित काम करें और बिना किसी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए करे, तो वह समाज श्रेष्ठ समाज माना जाएगा और उसमें ऑटोमेटिकली न्याय की स्थापना हो जाएगी। यानी मैं किसी के यहाँ चोरी नहीं करूं तो दूसरा भी मेरे यहाँ चोरी नहीं करेगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूं तो दूसरा भी मुझे गलत नहीं बोलेगा। और जब समाज में इस प्रकार की भावनाएं फैल जाएगी, विस्तृत रूप से व्यापक हो जाएगी, तो अपने आप ही न्याय की स्थापना हो जाएगी। और ये प्लेटो के इन सिद्धांतों का उद्देश्य भी न्याय की स्थापना है, चाहे वो कार्य विभाजन हो, चाहे कर्तव्य पालन का सिद्धांत हो। प्लेटो आगे कहता है दार्शनिक वर्ग को प्लेटो विशेष महत्व देता है। दार्शनिक वर्ग जो शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसको प्लेटो विशेष महत्व देता है। प्लेटो कहता है कि बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली के बाद में जब कोई व्यक्ति बहुत सी परीक्षाओं को सफल करके जब कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा तो उसमें एक ज्ञान की ज्योति धधक रही होगी और वह बहुत प्रकांड विद्वान और पंडित होगा और वह सब प्रकार के राग द्वेष से ऊपर उठकर जनहित में और समाज हित में और राष्ट्र हित में कार्य करेगा। तो दार्शनिक वर्ग को वो विशेष महत्व देता है और बारी बारी से फिर तीनों वर्गों को वो देता है महत्व कि दार्शनिक वर्ग के बाद में सैनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के बाद में उत्पादक वर्ग, लेकिन उत्पादक वर्ग को वह सबसे नीचे की श्रेणी में मानता है। शिक्षा एवं साम्यवाद का संगम। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने न्याय सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए, न्याय सिद्धांत की स्थापना के लिए उन्होंने दो आधार स्तंभ अपने सिद्धांतों में रखे, अपने दर्शन में रखे। एक तो शिक्षा व्यवस्था और दूसरा साम्यवाद। और शिक्षा में मैंने आपको बताया था कि सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा में भी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और व्यवहारिक शिक्षा तो है ही जो निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। और साम्यवाद में दो प्रकार के साम्यवाद की बात प्लेटो करता है, पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। इसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ियों से नहीं हुआ, अपितु राज्य का निर्माण मानव के माध्यम से हुआ है। ये प्लेटो स्पष्ट करता है कि कोई वृक्ष, चट्टान, पहाड़, नदियां, झरने ये राज्य नहीं है, अभी तो राज्य मानव के अस्तित्व से जीवित है या मानव के अस्तित्व से राज्य की पहचान है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, अगर व्यवहारिक रूप से देखिए तो व्यक्ति पहले आता है, राज्य बाद में आता है। व्यक्ति पहले आएगा क्योंकि व्यक्तियों से राज्य बनता है, लेकिन प्लेटो कह रहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो यहां प्लेटो के ये कहने का मतलब ये है कि प्लेटो अंश से पहले संपूर्ण की कल्पना करता है कि संपूर्ण के बिना अंश का कोई महत्व नहीं है। जैसे एक व्यक्ति का राज्य में कोई महत्व, लेकिन बहुत से लोग मिलकर राज्य बनते तो उनके माध्यम से लोगों का भी महत्व है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे यदि शरीर से हाथ को काट लिया जाए तो वह हाथ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हाथ का अस्तित्व तभी है जब वह शरीर से जुड़ा हुआ हो और जब वह शरीर का अंग हो। तो इसी प्रकार व्यक्ति का महत्व तभी है जब वह राज्य से जुड़ा हुआ हो और राज्य का अंग हो। इसलिए प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। आप देख लीजिए कि यदि शरीर का कोई अंग शरीर से अलग हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, वो बिल्कुल निर्जीव हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। फिर प्लेटो आगे कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। मैंने अभी आपको कहा कि व्यक्ति से राज्य बनता है, बहुत से लोगों से मिलकर राज्य बनता है, व्यक्तियों से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के मुख्य वाक्य था कि सद्गुण ही ज्ञान है,
उसको दोहराया। वर्चू इज नॉलेज, इसको प्लेटो ने अपने चिंतन में दोहराया। प्लेटो कहते हैं कि जब तक नगर राज्य के शासकों में सद्गुणी ज्ञान नहीं आ जाता, तब तक नगर राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि जो शासक है वो सद्गुणी नहीं होगा, तब तक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। यानी इन सब बातों का सार यह है कि प्लेटो जो आदर्श राज्य है उसमें दार्शनिक राजा से बहुत अपेक्षा रखता है और वो कहता है कि दार्शनिक राजा राग द्वेष छल कपट परिवार संपत्ति लोभ लालच इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जनहित में समाज हित में और राष्ट्र हित में कार्य करेगा। और यदि उसमें इस प्रकार के सद्गुणी भाव नहीं होंगे तो एक श्रेष्ठ राज्य की, एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। प्लेटो ने अपने राज्य में न्याय की स्थापना एवं दार्शनिक राजा के शासन की स्थापना के लिए कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। और इसके लिए प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय आत्मा में 3 प्रमुख गुण मानता है। वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय आत्मा में 3 प्रमुख गुण होते हैं, ज्ञान, साहस और तृष्णा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण ही प्रधान होता है, यानी एक गुण ज्यादा होता है, एक गुण मुख्य होता है और उसी आधार पर उस वर्ग की पहचान होती है। इस प्रकार समाज में 3 वर्ग बनते हैं। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। समाज में 3 वर्ग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान तत्व की प्रधानता अधिक होगी तो वह दार्शनिक राजा के वर्ग में जाएगा और दार्शनिक राजा को उन्होंने स्वर्ण के समान यानी सोने की संज्ञा दी है और उसका मुख्य कार्य होगा शासन करना। वो शासन करेगा, शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। दूसरा, यदि किसी में साहस तत्व की प्रधानता होगी तो वह सैनिक वर्ग में जाएगा और उसको प्लेटो ने रजत की संज्ञा दी है, यानी वह रजत के समान होगा और इसका मुख्य कार्य होगा राज्य की सुरक्षा करना। तीसरा, तृष्णा। यदि किसी व्यक्ति में लालच या तृष्णा की अधिक प्रधानता होगी तो वह उत्पादक वर्ग में जाएगा और उत्पादक वर्ग को उन्होंने लोहे या तांबे की संज्ञा दी है और उत्पादक वर्ग का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन तथा उपरोक्त दोनों वर्गों की सेवा करना। उपरोक्त दोनों वर्ग कौन से? एक तो दार्शनिक राजा और एक सैनिक वर्ग, और इन दोनों वर्गों को प्लेटो ने संरक्षक वर्ग भी कहा है। दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग को संरक्षक वर्ग कहा है, अर्थात उत्पादक वर्ग का एक मुख्य कार्य यह भी होगा कि वह संरक्षक वर्ग की सेवा करे। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी होती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत इतना अच्छा भी नहीं है। बहुत से विद्वान व्यक्ति इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी प्लेटो ने एक श्रेष्ठ न्याय सिद्धांत देने की कोशिश की। आलोचनाएं तो खैर होती रहती हैं। तो कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं। एक तो न्याय विधि पर आधारित नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि प्लेटो का न्याय नैतिकता और सद्गुण पर आधारित है। कानून से उसका कोई लेना देना नहीं, उसने कोई विधि संहिता नहीं लिखी, तो उसका विधि पर आधारित नहीं है न्याय। उसका आत्मिक नैतिकता, आत्मिक सद्गुण पर आधारित है उनका न्याय सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि समाज में 3 ही वर्ग होते हैं, लेकिन यहाँ ये तर्क दिया जाता है कि समाज में 3 ही वर्ग नहीं होते, समाज तो बहुत से वर्गों से मिलकर बनता है। और उन्होंने दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग तक सीमित रखा समाज को, जबकि इनके बीच में भी कई वर्ग ऐसे होते हैं और कई बार तो एक ही वर्ग 2 प्रकार के कार्य या 2 प्रकार के क्रियाओं में संलग्न रहता है कि कोई व्यक्ति एक साथ साहसी भी हो सकता है और कोई व्यक्ति एक साथ सेवाभावी भी हो सकता है। कोई व्यक्ति एक साथ ज्ञानी भी हो सकता है तो कोई व्यक्ति एक साथ साहसी भी हो सकता है। तो ये जो 3 वर्ग प्लेटो बताता है समाज में, ये अप्रासंगिक है, अतार्किक है, अव्यवहारिक है। तीसरा, प्लेटो का कार्य विभाजन अप्रासंगिक। मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं कि जिसमें ज्ञान तत्व की प्रधानता हो वो
शासन ही करे, और जरूरी नहीं जिसमें साहस तत्व की प्रधानता हो वो राज्य की सुरक्षा का ही कार्य करे। जिसमें साहस तत्व की प्रधानता हो सकता है वह उत्पादन का कार्य बहुत श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है, और जिसमें उत्पादन के कार्य में क्रियाशील रहने की क्षमता है तो हो सकता है वह साहसपूर्ण कार्य भी कर जाए। और कई बार आपने देखा होगा कि ज्ञानी व्यक्ति भी साहसी होना बहुत जरूरी है। अगर केवल ज्ञान तत्व है तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे आत्म सुरक्षा की कई बात आएगी तो ज्ञान काम नहीं आएगा, वहाँ साहस की जरूरत पड़ेगी। और जब आप लोगों की आर्थिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो उस समय आपका ज्ञान तत्व के साथ साथ आप लोगों का उत्पादन वर्ग का जो एक कार्य करने की एक भावना, एक तृष्णा, एक लगन, वो भी बहुत जरूरी होती है। फिर प्लेटो के लिए कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की उपेक्षा की। प्लेटो तीनों वर्गों का अलग अलग कार्य विभाजन करता है और बहुत से कार्य इसमें छूट जाते हैं। केवल सेवा करना या केवल राज्य की सुरक्षा करना या केवल राज्य का संचालन करना ही कार्य नहीं होता। इसके अलावा भी सैकड़ों विनिर्माण संबंधी कार्य, इसके अलावा भी सैकड़ों आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य, इसके अलावा भी सैकड़ों व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित या व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित कार्य होते हैं। तो उनकी प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में उपेक्षा की है और व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा की है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जिसमें साहस तत्व की प्रधानता अधिक हो तो क्या उसमें ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान यदि होगा उसमें तो क्या वह राजा नहीं बन सकता, क्या वह दार्शनिक शासक नहीं बन सकता? उसको दार्शनिक शासक बनने का हक होना चाहिए। जिसमें उत्पादन करने की क्षमता हो तो बिना ज्ञान के उत्पादन नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रकार का, जैसे मान लो मकान निर्माण का कार्य भी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो मकान निर्माण में भी ज्ञान की आवश्यकता तो होगी, वरना तो दीवारें टेढ़ी वेढ़ी कर देगा वो। तो उसमें अगर ज्ञान तत्व की प्रधानता है तो फिर वह उत्पादक वर्ग में क्यों रहे, वह दार्शनिक राजा भी बन सकता है और वह सैनिक वर्ग में भी शामिल हो सकता है। जिस प्रकार की सोसाइटी आज है, आज तो इस समय तो आपने देखा होगा जाति बंधनों से भी, वर्ण व्यवस्था से भी परे एक खुली व्यवस्था समाज में प्रचलित है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार हर प्रकार का कार्य कर सकता है और हर प्रकार का कार्य करने की उसको छूट है। तो यहाँ प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा की है। अगला, दार्शनिक राजा को अधिक शक्ति सौंपना निरंकुशता का प्रतीक। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में सबसे शीर्ष पर दार्शनिक राजा को रखता है और राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र दार्शनिक राजा को वह मानता है। लेकिन प्लेटो ये भूल जाता है कि जब सारे राज्य की समस्त सत्ता दार्शनिक राजा को सौंप दी जाएगी तो वह कभी निरंकुश भी हो सकता है और वह राज्य की व्यवस्था को छिन्न भिन्न भी कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ग को, चाहे वो दार्शनिक राजा हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे उत्पादक वर्ग हो, चाहे और कोई सामान्य वर्ग हो, किसी भी वर्ग को अधिक शक्ति सौंपना या शक्ति का केंद्र बनाना निरंकुशता का प्रतीक है और इसके कभी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया, इसकी बात अपन ने यहाँ की। दार्शनिक राजा की और भी कई प्रकार की आलोचना यहाँ होती है, उसकी आगे चर्चा करेंगे अपन। तो प्लेटो का ये न्याय सिद्धांत मेरा ऐसा मानना है कि आपके समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इतने वर्षों पूर्व, लगभग 2500 साल पहले, कि इस प्रकार के व्यवस्थित न्याय, नैतिकतापूर्ण न्याय सिद्धांत की किसी ने कल्पना तो की, इसलिए आलोचना से भी अधिक इस सिद्धांत की रचना का महत्व है। इस सिद्धांत की अपनी प्रासंगिकता है। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।